नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का वेजिटेबल क्रॉप का चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी छोटी कई टॉपिक्स हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिसमें से थोड़ा थोड़ा क्या पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सुटेबल एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, जब हम किसी भी वेजिटेबल क्रॉप को नर्सरी में पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, तो वो ट्रांसप्लांटिंग की एज क्या होती है, किस एज पर ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, उसको जानेंगे। उसके बाद जो वेजिटेबल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं पूरी दुनिया में, इनको जानेंगे। उसके बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स में पाए जाते हैं, कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस वेजिटेबल क्रॉप में पाए जाते हैं, इनको थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद जानेंगे किसी भी वेजिटेबल की सीड रेट कितनी होती है, मतलब 1 हेक्टेयर के प्लांटिंग के लिए कितना सीड चाहिए, यील्ड कितनी होती है, उसके साथ साथ मैक्सिमम एरिया और मैक्सिमम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस स्टेट में होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आगे वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुटेबल एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। सुटेबल देखो जो क्या होता है कि कोई भी वेजिटेबल क्रॉप होती है, इसको हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं सोन करते हैं। जैसे लेगुमिनस क्रॉप या सीरियल क्रॉप जो हमारी होती हैं, मोस्ट ऑफ द सीरियल क्रॉप्स एंड लेगुमिनस क्रॉप्स एंड ऑल सीड क्रॉप्स आल्सो, इन सबको हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट फील्ड में सोइंग कर देते हैं। लेकिन वेजिटेबल क्रॉप के हम डायरेक्ट सोइंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सोइंग करेंगे तो इसमें प्रोडक्टिविटी सही से नहीं आती है। तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, पहले नर्सरी ग्रो करते हैं। जैसे टमाटर है, बैगन है, प्याज है, मिर्च है, इन सब की क्या करते हैं हम पहले नर्सरी ग्रो करते हैं। फिर जब नर्सरी में वो एक प्रॉपर हाइट के या प्रॉपर एक एज के हो जाते हैं तो उसके बाद उनको हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो उसी हिसाब से जो 6 से 8 वीक में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब सोइंग से लेके 6 से 8 वीक का जब पौधा हो जाता है तब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। वो पौधे होते हैं ओनियन, ब्रुसेल्स स्प्राउट और सेलरी। इन तीनों को हम क्या करते हैं 6 से 8 वीक में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। फिर 4 से 5 वीक के अंदर जो ट्रांसप्लांटिंग वाली क्रॉप्स हैं वो है लेट्यूस और कैबेज। लेट्यूस और कैबेज की जो क्रॉप होती है, इनमें 4 से 5 वीक का ओल्ड जो सीडलिंग होता है वो अच्छा माना जाता है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। उसके बाद 4 से 6 वीक में जो होता है वो होता है टोमेटो, ब्रिंजल, कैलीफ्लावर और स्प्राउटिंग ब्रोकली। यानी कि इन सब की क्रॉप को अगर सीडलिंग 3 से 4 वीक पुराना है, 3 से 4 वीक ओल्ड अगर सीडलिंग है तो आसानी से हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड हैं, जो वेजिटेबल जो क्रॉप ग्रो की जाती है, उसमें जो दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो इस तरीके से हैं। जैसे यूएसए जो है वो स्प्राउटिंग ब्रोकली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्प्राउटिंग ब्रोकली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? यूएसए है। इसके बाद कैलीफ्लावर, चिली और ओकरा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है पूरी दुनिया में? इंडिया है। उसके बाद जो गार्लिक, कैप्सिकम, स्वीट पोटैटो और ब्रिंजल है, इन सब का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। और कसावा जो है, कसावा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? कसावा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है नाइजीरिया। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जी आप इनका हिंदी नाम भी बता दीजिए कीजिए। मैं इसका हिंदी नाम, इसका फिगर, इसके और कॉमन नेम क्या होते हैं या इनके साइंटिफिक नेम और भी जो क्रोमोसोम वाली चीज़ें हैं, ये सब मैं एक साल बताऊंगा। आप कंफ्यूज मत होइए, टेंशन मत लीजिए। जब हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगले लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पर हम कॉमन नेम, फोटो सब कुछ डिटेल में बताते चलेंगे, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जी आप स्प्राउटिंग ब्रोकली का हिंदी नाम बता दो। तो यार देखो ये बात है कि हम अगर इसका हिंदी नाम बता भी दें तो जान के क्या करोगे? क्यों? क्योंकि अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ स्प्राउटिंग ब्रोकली को जानते हो क्या लिख के आएगा? स्प्राउटिंग ब्रोकली ही लिख के आएगा। इंग्लिश में भी वही नाम लिखा रहेगा, हिंदी में भी वही नाम लिखा रहेगा, कोई दूसरा नाम नहीं लिख के आएगा। जैसे एक कसावा है, इसका हिंदी में भी कसावा लिखते हैं और इंग्लिश में भी कसावा ही लिख देते हैं। ठीक, तो इसी वजह से इसका नाम
नहीं होता है हिंदी में। कुछ हाँ लोकल लैंग्वेज में कुछ भाषाओं में इसको कुछ कहा जाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं कि हाँ ये हिंदी नाम है। तो जो जिस क्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंस होंगी उनको हम बता देंगे, वरना मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आप जानते ही हैं कि हाँ इनके हिंदी नाम क्या होते हैं। तो नाइजीरिया जो कसावा है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है नाइजीरिया, और जो याम है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अफ्रीका। अफ्रीका में याम की खेती बहुत अच्छे स्केल पर होती है। उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम खाते हैं इनको तो इनकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। जैसे आप लोगों ने अरुई बंडा या घुइया जिसको हम कहते हैं वो खाया होगा, या हाथी चोक जिसको हम कान कहते हैं। जब आप इसको खाते हैं तो आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि मुंह में और गले में जब हम खाते हैं तो अजीब टाइप की इचिंग होने लगती है, जैसे खुजली टाइप का होने लगता है, हल्का हल्का सा दर्द करता है। गांव के लोग कहते हैं कि कनकना रहा है, कनकनाना कहते हैं। वो क्यों होता है ऐसे? उसमें कुछ सब्जियों में टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। अब जैसे देखो जो एपिन है, एपिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो किस क्रॉप में पाया जाता है? सेलरी की जो हमारी क्रॉप होती है इसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिन। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कोलोकेशिया और एलिफेंट फुट याम यानी कि कान में और अरुई बंडा में पाया जाता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। इसी वजह से अगर आप अरुई खाते हैं तो कनकनाता है। अरुई या बंडा या जो आप कान कहते हैं या हाथी चोक, इसको जमीकंद भी कहते हैं, अगर जब ये सब आप खाते हैं तो इसमें कनकनाहट होती है। तो इसको कनकनाहट को कम करने के लिए क्या किया जाता है? इमली के पत्तों को और या एलिफेंट फूट याम को और कोलोकेशिया को एक साथ उबालते हैं पानी में। इनको जब उबालना होता है तो पानी में उबालते हैं और उनके साथ इसमें इमली का पत्ता भी डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो कसैलापन है इनका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट। उसके बाद है कैल्शियम और नाइट्रोजन के कार्बन और नाइट्रोजन के ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं कसावा में। इसकी वजह से एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। कुकुरबिट्स में जो है कुकुरबिटेसिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। कुकुरबिटेसिन काफ़ी सिनोनिम काफ़ी एक ऐसे मिलता जुलता नाम है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कुकुरबिट्स में क्या पाया जाता है? कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। याम में डायस्कोरिन पाया जाता है। आप लोगों ने अभी जब हम साइंटिफिक नेम पढ़ा रहे थे तो जितने भी याम थे, चाहे ग्रेटर याम हो या और भी दूसरे जो तरीके से 3-4 याम जो मैंने पढ़ाए थे, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो बोटेनिकल नेम स्टार्ट हो रहा था वो डायस्कोरिया से स्टार्ट हो रहा था। ठीक, तो डायस्कोरिया से जो स्टार्ट हो रहा था, इसी वजह से डायस्कोरिया से डायस्कोरिन क्या होता है? डायस्कोरिया से डायस्कोरिन। तो याम में क्या पाया जाता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। कौन सा? डायस्कोरिन नामक एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। उसके बाद है ह्यूमाग्लूटिन। ह्यूमाग्लूटिन किस में पाया जाता है? ह्यूमाग्लूटिन पाया जाता है फ्रेंच बीन में। उसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है एमरेंथस में और पार्चुलाका में। उसके बाद पाया जाता है सपोनिन। सपोनिन किस में पाया जाता है? स्पिनाच, टोमेटो और एस्पैरागस। इन 3 क्रॉप में क्या पाया जाता है? सपोनिन पाया जाता है। कौन कौन से क्रॉप में? स्पिनाच, टोमेटो और एस्पैरागस में सपोनिन पाया जाता है। सिनिग्रिन पाया जाता है कोल क्रॉप में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिनिग्रिन एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कोल क्रॉप में पाया जाता है, मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी यानी नॉल, खोल, स्प्राउटिंग ब्रोसल्स स्प्राउट्स, स्प्राउटिंग ब्रोकली, कैबेज, कलीफ्लावर, इन सब में पाया जाता है। फिर आता है सोलेसोडीन। ये सोलेसोडीन सोलेनेसी में, ब्रिंजल जो है वो सोलेनेसी का है। ब्रिंजल किसका है? सोलेनेसी फैमिली का है, तो उसी से सोलोसोडीन। तो ब्रिंजल में क्या पाया जाता है? सोलोसोडीन पाया जाता है। उसके बाद है ट्रैप्सिन। ट्रैप्सिन किस में पाया जाता है? पी और बीन में और स्वीट पोटैटो में। किस में? पी एंड बीन्स में, चाहे जौन सी बीन हो। ढेर सारी बीन थी, जब मैंने बोटेनिकल लाइन जिस दिन पढ़ाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्रॉप्स के ग्रुप्स थे जिनमें गार्ड लगा था लास्ट में, और कुछ ऐसे क्रॉप्स के ग्रुप्स थे जिनके लास्ट में क्या लगा था? बीन लगा था। तो जितने भी बीन होते हैं या पीज होते हैं यानी कि लेगुमिनस क्रॉप की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें, और साथ साथ में स्वीट पोटैटो में, इनमें पाया जाता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। उसके बाद है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन में पाया जाता है किसमें? वाटरमेलन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेरोटोनिन, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा।
उसके बाद है कोलाइन स्टेरेट्स, ये पाया जाता है पंपकिन में। इसके बाद आ गया कॉमन नेम ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल, जो हमारे डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं इनके कॉमन नेम क्या क्या होते हैं। जैसे कि टोमेटो जो होता है, टोमेटो का कॉमन नेम एक है वुल्फ एप्पल या बिलायती बैगन भी इसको हम कहते हैं टमाटर को। इनके कॉमन नेम है, मतलब इनको और अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे टमाटर को किस में, वुल्फ एप्पल और बिलायती बैगन के नाम से जाना जाता है। ब्रिंजल जो है उसको हम एग प्लांट और ऑरोबिगिन्स के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिंजल का जो ये एग प्लांट और ऑरोबिगिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। उसके बाद जो लीमा बीन है, इसका जो कॉमन नेम है वो है बेबी पोटैटो, डबल बीन और बिटर बीन, इन नामों से जाना जाता है। उसके बाद जो फ्रेंच बीन है, फ्रेंच बीन का जो कॉमन नेम है वो है किडनी बीन। ये किडनी शेप का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक सेकंड, इसी को राजमा बोलते हैं, सॉरी हाँ राजमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राजमा। इसी को बोलते हैं हॉरिकॉट बीन, स्नैप बीन, नेवी बीन। उसके बाद फिर अगला है डोलिकस बीन। डोलिकस बीन को इंडियन बीन या हाइकेंथ बीन बोलते हैं। उसके बाद है ब्रॉड बीन। ब्रॉड बीन को हॉर्स बीन या फावा बीन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, हॉर्स बीन या फावा बीन किसको बोलते हैं, ब्रॉड बीन को। फिर विंग्ड बीन है, विंग्ड बीन को गोवा बीन, फोर एंगल्ड बीन और वेजिटेबल ऑफ 20th सेंचुरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेबल ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है, विंग्ड बीन को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद याम बीन, याम बीन बोलते हैं पोटैटो बीन और मिस्र खंड को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस्र खंड किसको कहा जाता है, याम बीन को कहा जाता है। फिर बिटर गार्ड, जिसको हम करेला कहते हैं, बिटर गार्ड को बीटर कुकुम्बर कहते हैं और उसके बाद इसको बालसम पेपर भी कहते हैं। समझ गए बात। उसके बाद समर स्क्वाच है, इसको हम बुश स्क्वाच बोलते हैं या छप्पन कद्दू बोलते हैं और बिलायती कद्दू भी इसको कहते हैं या फील्ड पंपकिन भी इसको कहा जाता है। ये क्या है, समर स्क्वाच होता है। उसके बाद है पंपकिन, पंपकिन को बोलते हैं बिटरनट स्क्वाच और वेजिटेबल ऑफ इमिनेंस वैल्यू। क्या है, वेजिटेबल ऑफ इमिनेंस वैल्यू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये कद्दू का नाम होता है। उसके बाद जो एस गार्ड है, एस गार्ड को हम वाइट गार्ड या वैक्स गार्ड कहते हैं, मतलब ये पेठा वाला कद्दू होता है जिससे पेठा बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं एस गार्ड। उसके बाद स्पिनाच बीट होता है जिसको हम पालक बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्विस कर्ड या गार्डन बीट या बीट लीफ, इनके कॉमन नेम होते हैं। फिर कसावा है, कसावा को टेपियोका भी कहा जाता है, काफ़ी बार कल्टिवेशन ऑफ टेपियोका भी आप पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेपियोका, कसावा को टेपियोका के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मेमोर्डिका और यूका और मनिक्को, ये सब इसके और कॉमन नेम होते हैं। फिर ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक को बोलते हैं हॉर्स रेडिश ट्री बोलते हैं। उसके साथ साथ इसको बोलते हैं गनिगरन या सहीजन, ये सहीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रम स्टिक को हिंदी में सहीजन भी बोलते हैं। मुलाकाई या मुरुंगी या मुरिंगा, इनका ये ड्रम स्टिक का और कॉमन नेम है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सहीजन है। ड्रम स्टिक को क्या बोलते हैं, सहीजन बोलते हैं या हॉर्स रेडिश ट्री भी बोलते हैं। समझ गए। इसके बाद है चक्रोमिनिस, चक्रोमिनिस को बोलते हैं मल्टी विटामिन ग्रेन्स बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का किसको बोला जाता था, विंग्ड बीन को 20वीं शताब्दी का वेजिटेबल बोला जाता था। और जो चक्रोमिनिस है इसको वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी बोला जाता है। उसके बाद साइक्लोन स्पिनाच है जिसको हम वाटर लीफ के नाम से भी जानते हैं। और कैप्सिकम है जिसको बेल पेपर या स्वीट पेपर के भी नाम से जाने जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं भरुआ मरचा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है काउपी, काउपी को ब्लैक आई पी बोलते हैं या साउदर्न पी भी बोलते हैं। उसके बाद फिर मस्क मेलन, मस्क मेलन जिसको हम खरबूजा कहते हैं, ये होलसम फूड होता है, इसको हम होलसम फूड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो आता है ये आता है सीड रेट ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब जो वेजिटेबल होती हैं उनका पर हेक्टेयर क्रॉप ग्रो करने के लिए कितना सीड रेट चाहिए, कितनी ईल्ड होती है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैक्सिमम एरिया और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को मैंने हटा दिया है चैप्टर से, क्योंकि मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्टिविटी हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो वो मैं किसी अन्य वीडियो में ले आपको बता दूंगा, क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस वजह से हमारे पास जो अभी का डाटा है वो लेटेस्ट डाटा मैं अपडेट करके आप लोगों को जल्दी से ही प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हम केवल पढ़ेंगे कि सीड रेट कितना लगता है और
यील्ड कितनी होती है। तो जो पोटैटो की क्रॉप है, पोटैटो की जो सीड रेट है वो 20 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट लगती है। जो टोमेटो है, टोमेटो में 125 से 175 ग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। चिली जो होता है इसमें 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है ये होता है कितना, 75 से 100 क्विंटल। चाहे हम इसको बोल लें 75 से 100 कुंटल बोल लें, और चाहे 7.5 से 10 टन के बीच में बोल लें, इतना का होता है। उसके बाद जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल की सीड रेट जो होती है वो 200 ग्राम पर हेक्टेयर है। और इसकी यील्ड कितनी है, इसकी यील्ड है 450 से 900 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो ज़्यादा लगने वाली बात नहीं है, ये हाइब्रिड की बात हो रही है। कितना होता है, 45 से लेकर 90 टन पर हेक्टेयर होता है। फिर कैबेज है, कैबेज का जो सीड रेट होता है वो 350 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होता है। और कैलीफ्लावर जो होता है इसमें 2 तरीके की सीड रेट होती है। अगर अर्ली स्टेज है तो अर्ली स्टेज में 500 से 600 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। अगर मिड वाली एज है तो 350 से 400 ग्राम सीड रेट लगता है। उसी तरीके से कैलीफ्लावर का जो प्रोडक्शन है ये भी वेरी करता है। जो अर्ली स्टेज वाली जो हैं, जो जल्दी से जिनकी कटिंग हो जाती है, जो मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो जाती हैं, उनका जो है वो है 12 से 15 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। और जो कैलीफ्लावर है का जो मिड लेट वाला है, मिड वैरायटी जो हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो 20 से 30 टन पर हेक्टेयर का है। फिर उसके बाद कैरेट है, कैरेट का जो सीड रेट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये है 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। उसके बाद ओनियन है, ओनियन में रबी और खरीफ दोनों जगह उगाया जाता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि ज़्यादातर लोग रबी में ग्रो करते हैं, लेकिन इसको काफ़ी बार खरीफ में भी ग्रो कराया जाता है। तो ये जो रबी में ग्रो किया जाता है इसका जो सीड रेट है वो है 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। और खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ये लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। ये 10 to 12 किलोग्राम है, ये बीच में जो ये माइनस लग गया है इसको आप हटा दीजिएगा। तो 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर रबी में है और खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। उसके बाद गार्लिक है, गार्लिक में 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर है और इसका जो प्रोडक्शन है वो 10 से 20 टन के आसपास होता है। फिर ओकरा जिसको हम भिंडी बोलते हैं, भिंडी अगर समर में हम ग्रो कर रहे हैं तो इसकी सीड रेट 18 से 22 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। और अगर इसको हम खरीफ सीजन में ग्रो कर रहे हैं यानी कि बरसात के सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होनी चाहिए। उसके बाद कैप्सिकम जिसको हम मिर्च बोलते हैं, इसकी सीड रेट अगर हाइब्रिड है तो 250 ग्राम पर हेक्टेयर और अगर लोकल वैरायटी है तो 300 ग्राम पर हेक्टेयर है। इसी तरीके से इसकी यील्ड भी है, अगर हाइब्रिड है तो 45 टन पर हेक्टेयर यील्ड होगी और अगर लोकल है तो 25 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होगी। उसके बाद नॉल खोल है, नॉल खोल जिसको हम बोलते हैं कॉल क्रॉप, इसी को गांठ गोभी भी कहा जाता है। इसका जो सीड रेट होता है वो 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है और इसका जो यील्ड होता है वो होता है 12 से 30 टन पर हेक्टेयर। फिर स्प्राउटिंग ब्रोकली है, इसका जो सीड रेट होता है वो होता है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर और इसकी जो यील्ड होती है वो होती है 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। फिर उसके बाद है ब्रसेल्स स्प्राउट, जो ब्रसेल्स स्प्राउट होता है ये 500 ग्राम से लेके 500 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 10 से 16 टन पर हेक्टेयर। उसके बाद फिर जो अगला क्रॉप है वो है रेडिस, रेडिस का जो सीड रेट होता है वो 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। और जो एशियन होता है, एशियन जो रेडिस होती है इसकी यील्ड होती है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर और जो यूरोपियन है उसकी होती है 5 से 10 टन पर हेक्टेयर। फिर अगला है टर्निप, टर्निप की जो सीड रेट होती है वो 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर है और इसकी जो यील्ड होती है वो 20 से 25 टन पर हेक्टेयर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। फिर कुकुम्बर है, कुकुम्बर की जो सीड रेट होती है वो 2.5 से 3.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है और इनकी यील्ड जो होती है वो 8 से 12 टन पर हेक्टेयर होती है। फिर अगली क्रॉप है वाटरमेलन, वाटरमेलन में 3.5 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है
मस्क मेलन में 3 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। बिटर गार्ड में 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। और जो पंपकिन है इसमें 1 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड है इसमें रिज गार्ड जो है, रिज गार्ड में आपका 3.5 से 5 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर लगता है। स्पंज गार्ड में 2.5 से 3.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। जो पी है अर्ली वाली स्टेज की जो मटर है जिसकी फली बाज़ार में पहले उपलब्ध हो जाती है, ये है 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जो मिड या लेट वेराइटीज़ हैं उनका जो होता है सीड रेट वो है 80 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फिर काउपी है, काउपी की जो सीड रेट है वो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर है और इसकी जो यील्ड है वो 5 से 8 टन पर हेक्टेयर होती है। फिर अगला है क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जो होता है वो 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट में ग्रो किया जाता है। यील्ड इसकी 3 से 4 टन पर हेक्टेयर होती है। फिर उसके बाद लिट्यूस है, 400 से 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अमरंथस है, अमरंथस 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर एसगार्ड, एसगार्ड 3.5 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और वीट रूट जो है वो 4.5 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट करता है। फिर बिटर गार्ड है, बिटर गार्ड में 4 से 5.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ड्रम स्टिक में 500 ग्राम पर हेक्टेयर, फ्रेंच बीन में 50 से 70 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पंपकिन में 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, स्पिनाच में 37 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर और स्पंज गार्ड का जो है वो 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से आपकी ये जो क्रॉप्स थी इनकी सीड रेट और इनकी यील्ड आप लोगों को मैंने बता दिया। कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं थी, जो लिखी हैं डाटा है इनको सीधे सीधे ऐसे लर्न कर लेना है। बाकी जो एक नॉर्मल व्यू होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस क्रॉप में कितना सीड रेट लगता है, वो जब हम क्रॉप का कल्टीवेशन पढ़ाने लगेंगे तो उस समय आपको धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे तो आप फील करके समझ जाएंगे कि हाँ इतना ही सीड रेट इसका होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें जैसे जर्मिनेशन परसेंटेज है, सीड कितना वजनदार है या सीड कितना छोटा या बड़ा है, स्पेसिंग कितनी ज़्यादा है, या सीड जो हमारा सब्जी उत्पन्न हो रही है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कितनी होती है, या उसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो ये काफ़ी ढेर सारे फैक्टर हैं जो किसी भी क्रॉप के सीड रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपकी ये वेजिटेबल की क्रॉप के सभी लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूंगा, जिस तरीके से मैंने अपने फ्रूट वाले क्रॉप्स के सभी लेक्चर पूरे कराए हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विद सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर।